ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हमारा जो विषय है वह है कि पाचांक से संपूर्ण जन्म कुंडली बनाने की गणितीय पद्धति क्या है। अर्थात बिना किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से अगर केवल पाचांक की सहायता से किसी जातक की आपको संपूर्ण जन्म कुंडली निर्मित करना हो तो उसकी गणनाएं कैसे करते हैं और सारी जो गणनाएं करने के पश्चात कैसे कैसे निकालते हैं, तो उस पर एक विस्तार से मैं चर्चा करूंगा एक उदाहरण के साथ। तो आइए आते हैं विषय पर। तो जैसे कि किसी जातक का सर्वप्रथम आपके पास जन्म जो तिथि है, साथ ही समय है और स्थान आता है, उसके अनुसार आपको उसकी पूरी जन्म कुंडली का निर्माण करना होता है। तो एक एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आपके पास कोई एक पाचांक होना चाहिए, खासकर उस वर्ष का पाचांक जिस वर्ष में जातक का जन्म हो। तो वर्तमान समय में अगर किसी का जन्म हो रहा, मान लीजिए इसी साल किसी का जन्म हो रहा है या 2-4 साल पहले का किसी का जन्म है, तो अक्सर लोगों के पास जो भी पाचांक मंगाते हैं वार्षिक रूप से, उसमें सारी तिथियां और सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन साथ ही अगर किसी का बहुत पहले का अगर जन्म समय है, जैसे कोई 1965 के जातक की कुंडली बनाना है, 1990 ईस्वी के बनाना है, तो फिर दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपको एक कोई ऐसी पुस्तक होना चाहिए जिसमें पीछे कई सालों की जो है पूरी डिटेल यानी कि पाचांक दिया हुआ हो। तो मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है, मैं उसको अभी आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। तो सर्वप्रथम 23 जुलाई 1991 की जो तिथि है, उस दिन हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं। तो मेरे पास एक पाचांक है जो कि 100 वर्षों का पाचांक है। उसमें संवत के हिसाब से देखेंगे तो 2001 से लेकर के 2100 विक्रम संवत तक, यानी कि अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो यह है 1944 से लेकर के 2044 तक का है। ये आप देखेंगे, इस पर लिखा श्री वेंकटेश्वर शताब्दी पाचांक संवत 2001 से लेके 2100 तक। तो उस वर्ष का यानी जातक का जब जन्म हो तो उस वर्ष का आपके पास पाचांक हो और जिस माह में उसका जन्म हो सर्वप्रथम उस तिथि पर आए। तो इसमें देखने का तरीका ये है कि इसमें मैंने पहले से ही खोज के इस पेज को रख लिया है समय को बचाने के लिए। तो इसमें देखिए 1991 सन लिखा हुआ है, यानी कि 1991 का ये वर्ष का समय है और साथ ही यहाँ तिथि चल रही है। जैसे 12 तारीख है, ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ अगस्त माह प्रारंभ हो गया है, यानी कि ऊपर हम जो देख रहे हैं वो जुलाई का पाचांक है। तो ये 23 जुलाई पे हमने ये देखिए निशान लगाया हुआ है। तो ये 23 जुलाई का हम पाचांक देखते हैं कि इस दिन क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं। तो सर्वप्रथम माह क्या है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष है। तो हम तिथि के रूप में सर्वप्रथम जहाँ भी इस पाचांक को बना रहे हैं इसको लिख लेंगे हिंदी माह आषाढ़ शुक्ल पक्ष। अब तिथि देखेंगे कौन सी पड़ रही है। तो तिथि देखेंगे, हालांकि तिथि ये सर्वप्रथम यहाँ लिखी हुई है, तिथि यहाँ देखिए ऊपर, और यहाँ 12 लिखा हुआ है। 12 मतलब कि द्वादशी है, लेकिन साथ ही हमको ये देखना है कि द्वादशी कितने बजे तक है। कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी लोग यहाँ देखे और द्वादशी है, उस दिन जब भी जन्म हुआ है तो जातक को द्वादशी तिथि बता देते हैं। लेकिन समय का कैलकुलेशन बहुत बारीकी से करना आवश्यक है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो ये द्वादशी जो है ये 25 लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। ये दंड रहता है और एक कला रहती है। जैसा कि पिछले 3 वीडियो जो बेसिक वीडियोस हैं उनमें हमने दंड, कला, विकला इत्यादि की पूरी कैलकुलेशन दिया हुआ है कि उसको घंटे और मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो वो तीनों वीडियो जाकर आप पहले देख लें तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी कुंडली का हो जाएगा। उसके पश्चात हम जो जो भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ 25 दंड और 34 कला तक जो है द्वादशी तिथि है, उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। तो इसको 25 जो दंड है इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 2.5 दंड में 1 घंटा होता है, और इसी तरह से कला को चेंज करेंगे तो 60 कला में 1 दंड होता है।
तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो असल में समय जो दिया रहता है सूर्योदय के बाद तक, इतने समय तक ये द्वादशी तिथि है, इसके पश्चात अगली तिथि यानी त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। अब सूर्योदय का समय भी यहाँ दिया हुआ है, ये उदय लिखा हुआ है, और यहाँ 5 बजे का समय है पूरे इस पक्ष में, जो 5 बजे के बाद जो है उदय हो रहा है, और ये मिनट दिया हुआ यानी 5:15 पर जो है वो सूर्योदय हो रहा है। इसी तरह सूर्यास्त जो है वो 6:45 पर हो रहा है। यहाँ ये सब हिंदी में अंक लिखे हुए हैं, तो इसको कृपया इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। तो सर्वप्रथम इस तिथि को हम देखेंगे क्या है। तो 25 दंड और 34 कला को जब हम समय में कन्वर्ट करेंगे घंटे मिनट के हिसाब से, तो देखेंगे जातक का जो जन्म है यानी 5:15 है, PM है, माफ़ करिएगा, ये नहीं, ये तो सूर्योदय है। जातक का जो जन्म है 5:17 सायं है, ठीक है। तो 5:17 सायं को त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। तो जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो त्रयोदशी तिथि आएगी, क्योंकि ये 25 दंड यानी इसको कन्वर्ट कर देंगे 2.5 से, तो ये दोपहर तक ही ये तिथि है द्वादशी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का जो है प्रारंभ हो रहा है। तो हम यहाँ तिथि लिख देंगे त्रयोदशी। साथ ही उस दिन का सूर्योदय मान रख देंगे कि सूर्योदय कब हो रहा है। तो हम पाचांक के अनुसार देख रहे हैं इसमें 5:15 पर सूर्योदय हो रहा है। हालांकि सूर्योदय जो होता है वो समय हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे पाचांक जो है वो राजस्थान का निर्मित है, तो सूर्योदय वहाँ का दिया गया है। तो कहीं और अगर जन्म हो रहा है तो उसमें कृपया समय का जो अंतर है उसको पहले स्पष्ट कर लें। तो कितने मिनट पूर्व या पश्चिम में जन्म होने पर अंतर आता है उसका कैलकुलेशन ज़रूर कर लें। तो इस सूर्योदय का हमने यहाँ लिख दिया। दिन हमने उस दिन देखा तो मंगलवार है, तो मंगलवार हमने लिख दिया। अब सर्वप्रथम चलते हैं नक्षत्र गणना। यहाँ हमने सारा निकालने के पश्चात लिखा हुआ है, लेकिन अब कैसे निकाला है उसमें एक एक स्टेप टू स्टेप आते हैं। तो नक्षत्र कैसे निकालेंगे। तो नक्षत्र जो पाचांक में आप देखेंगे तो इस दिन जो है ज्येष्ठा नक्षत्र लिखा हुआ है, लेकिन ये 22 दंड 47 कला तक ही लिखा हुआ है, यानी कि सूर्योदय 5:15 पे हो रहा है, और उसके सूर्योदय के पश्चात 22 दंड 47 जो है कला तक जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है। उसके पश्चात ज्येष्ठा का अगला यानी कि मूला नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ये 23 तारीख का हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो 22:47 को यहाँ हमने कन्वर्ट किया तो 8.8 घंटा और 18.8 मिनट आ रहा है सूर्योदय के पश्चात तक। तो 5:15 पे हमारा सूर्योदय है, तो 13.8 घंटा इतना मिनट आया, यानी कि 14 घंटा। इसको हमने कन्वर्ट किया 21.8 मिनट आया, यानी कि कुल मिला के लास्ट में आया कि 14:21.8 तक ज्येष्ठा नक्षत्र है। इसके पश्चात जो है मूला नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात जो जातक का जन्म हो रहा है 5:17 सायं पे, वो एक्चुअल में मूला नक्षत्र में हो रहा है, जबकि यहाँ पाचांक के सामने ज्येष्ठा दिया हुआ, लेकिन समय का जब अनुमान लगाएंगे तो मूला नक्षत्र है। तो जातक का जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में है, तो यहाँ मूल लिख देंगे। अब चरण कौन सा है, इसके लिए हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि मूला नक्षत्र आगे कितना समय तक है। तो मूला नक्षत्र को हम देखते हैं 24 तारीख तक ये है 30 दंड 8 कला तक, यानी 23 तारीख को इस समय से प्रारंभ होकर 24 तारीख तक जा रहा है। तो इस 30 दंड 8 कला को भी चेंज कर लेंगे घंटे मिनट में, तो ये 12 घंटा इतना मिनट आएगा 3.2 मिनट। और 24 जुलाई को जो सूर्योदय हो रहा है वो 5:16 पे हो रहा है, यानी कि उस दिन जो 24 जुलाई को 17 घंटा 19.2 मिनट, यानी कि 17 तक जो है वो मूल नक्षत्र जो है। अब 23 तारीख को इतने बजे से लेकर के 24 तारीख को इतने बजे तक कुल कितने समय तक मूल नक्षत्र है उसका टोटल समय निकालने गएंगे। तो उसका कुल नक्षत्र जो समय आएगा वो आएगा 26 घंटा 57.4 मिनट। यहाँ हमने पहले से ही कैलकुलेशन करके सब रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो अगर कैलकुलेशन साथ में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। तो कुल नक्षत्र समय कितना हो गया 26 घंटा 57.4 मिनट। अब आगे देखते हैं चरण कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसको सबसे पहले जो नक्षत्र समय है इसको घंटा और मिनट में बदल लेंगे, तो इसको 4 से भाग दे देंगे।
तो इतना घंटा आ जाएगा आपका और इतना मिनट आ जाएगा। यानी कि अगर चारों जो चरण हैं उनका कुल नक्षत्र समय इतना है तो एक एक चरण जो होगा वो इतने घंटे इतने मिनट का होगा। यानी 6 घंटा 44.35 मिनट का एक चरण होगा, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। इस तरह टोटल 26 घंटा और 57.4 मिनट का समय एक नक्षत्र में होगा, इस मूल नक्षत्र में। अब जातक का जन्म हम देखेंगे कब है, तो 23 जुलाई को जातक का जन्म 5:17 यानी 5 घंटा 17 मिनट पर हो रहा है। और मूल नक्षत्र कब से प्रारंभ हो रहा है, 23 जुलाई को ही प्रारंभ हो रहा है, 14:21.8 मिनट से प्रारंभ हो रहा है। और एक चरण का समय कितना है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया है, जो 6.5 घंटा है तो आधा घंटा का मिनट बना के यानी 30 मिनट बना के इसमें जोड़ दिया है, तो 6 घंटा 44.35 मिनट हो गया है। तो इसको प्रथम चरण में जोड़ेंगे इस समय को तो 20:66.15 आएगा। अब ये 66 मिनट चूँकि 60 मिनट से ज़्यादा है तो ये घंटे में जुड़ जाएगा। तो 21:6.15 तक, यानी सायं या रात्रि आप समझ सकते हैं, 9:06.15 तक जो मूल का प्रथम चरण रहेगा। तो जातक का जन्म 5:17 पे है, तो जाहिर सी बात है जातक जो है वो प्रथम चरण में ही उसका जन्म हुआ है। यानी कि 23 जुलाई को 14:21.8 से लेकर के 21:06.15 रात्रि तक प्रथम चरण चलेगा। इसके पश्चात इतना ही समय जो 6 घंटा 44.35 दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण होगा। अब हम जातक की दशा अंतरदशा जो जन्म समय की है उसको कैसे जानेंगे, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो मूल नक्षत्र में कुल व्यतीत समय सर्वप्रथम निकालेंगे। तो जातक का जो जन्म है वो 17 बजकर यानी कि शाम को 5:17 है तो उसको 17:17 माना जाएगा। और मूल नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है, 14:21.8 से प्रारंभ हो रहा है। तो कुल जो व्यतीत समय हुआ है प्रथम चरण में, यानी कि प्रथम चरण मानिए चाहे टोटल नक्षत्र में मानिए, तो 2 घंटा 55.2 का समय व्यतीत हुआ है। तो अब मूल नक्षत्र में जिस भी जातक का जन्म होता है तो उसकी महादशा केतु महादशा मानी जाती है। ये आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष शास्त्र की अच्छी पुस्तक होगी तो उसमें ये दिया रहता है कि किस नक्षत्र में जन्म होने पर उस समय जन्म के समय की कौन सी महादशा या अंतरदशा होती है। तो केतु महादशा में कुल व्यतीत समय हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि केतु महादशा में जन्म तो है ये तो ठीक है, लेकिन कुछ समय व्यतीत हो गया है मूल नक्षत्र में। तो केतु महादशा में व्यतीत समय निकालने के लिए व्यतीत नक्षत्र का कितना भाग व्यतीत हुआ है उतना महादशा में व्यतीत समय होगा उसके बराबर। तो केतु की कुल महादशा का समय माना जाता है 7 वर्ष। 7 वर्ष को हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो समय का कैलकुलेशन होता है वो माह जो है 30 दिन का माना जाता है, इसी तरह वर्ष जो है 360 दिन का माना जाता है। तो जो 7 वर्ष है उसको कन्वर्ट करेंगे तो 360 से गुणा करेंगे तो 2520 दिन का कुल महादशा समय होगी। अब व्यतीत कितना हो गया है ये कैसे पता चलेगा, तो चूँकि व्यतीत हमारा जो नक्षत्र का समय है यहाँ हमने ऊपर निकाला हुआ है 2 घंटा 55.2 नक्षत्र जो है व्यतीत हुआ है मूल नक्षत्र, और कुल नक्षत्र का समय हमने पीछे निकाला था 26 घंटा 57.4 और इसको गुणा करेंगे 2520 में तो ये एक रेशियो निकल आएगा कि कितना भाग जो है व्यतीत हो गया है। तो 2 घंटा को हमने कन्वर्ट कर दिया इस मिनट में जोड़ के और साथ ही 26 घंटा को मिनट में जोड़ के कन्वर्ट कर दिया और 2520 को इसमें गुणा किया तो ये टोटल 272.97 दिन जो है व्यतीत समय है, इतना दिन व्यतीत हुआ है इतने टोटल दिन में से। तो इसको 272.97 है तो 273 दिन लगभग मान लेंगे। इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 30 दिनों का एक माह हो जाएगा, तो 9 माह 3 दिन जो है व्यतीत हुआ है। अब केतु महादशा में सर्वप्रथम केतु की अंतरदशा चलती है और वो कितने दिन होती है, 147 दिन तक होती है। उसके पश्चात दूसरी जो अंतरदशा चलती है वो शुक्र की चलती है और वो आगे 420 दिनों तक रहती है। तो 147 दिन से ज़्यादा है, यानी कि केतु अंतरदशा समाप्त हो गई है केतु महादशा के अंतर्गत। तो अगली अंतरदशा प्रारंभ हो गई, यानी शुक्र अंतरदशा प्रारंभ हो गई है। अब जातक की जो अंतरदशा होगी वो शुक्र अंतरदशा होगी। अब कितना दिन शुक्र अंतरदशा में व्यतीत हुआ है, तो ये जो
इसको घटा देंगे 147 को, जो उसकी पहली अंतर्दशा का समय था, तो 273 में से घटाए तो 126 दिन आया। तो इतना दिन जो है शुक्र अंतर्दशा में उस जातक का व्यतीत हुआ है। यानी जातक की जो जन्म समय महादशा वो केतु महादशा है, साथ ही अंतर्दशा शुक्र अंतर्दशा है, और इतना दिन व्यतीत हुआ है। इसी अनुसार फिर देख लेंगे केतु महादशा कितने समय तक रहती है, जितने वर्ष तक रहती है उसके पश्चात अगली महादशा, फिर उसके पश्चात अगली महादशा, और उसके अंतर्गत अंतर्दशाएं। इस तरह उसके पूरे जीवन काल की जो है महादशा और अंतर्दशा का हम कैलकुलेशन चार्ट आराम से बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अगला जो मुख्यतः है कि चंद्र स्फुट बनाना, यानी कि चंद्रमा जो है उस राशि में कितना चल चुका है या चंद्रमा की डिग्री क्या है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सर्वप्रथम चंद्रमा की स्थिति क्या है, धनु राशि है जो कि जातक की भी राशि है। तो धनु राशि में चंद्रमा की गति कब से कब हो रही है। तो धनु राशि में चंद्रमा का जो कुल समय निकालते हैं सर्वप्रथम, तो 23 जुलाई को 22 दंड 47 कला से, इसको कहाँ से देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ चंद्रमा की स्थिति दी रहती है। तो यहाँ दिया हुआ जैसे धनु राशि में 23 तारीख को धनु राशि में चंद्रमा जा रहे हैं 22 दंड 47 कला पर सूर्यास्त के बाद से, और ये 24 को पूरा दिन फिर धनु राशि में है। फिर 25 तारीख को 54 दंड 8 कला तक सूर्योदय के पश्चात जो है धनु में है, उसके पश्चात मीन में जाएंगे। ये जो समय रहता है तो उनका समय रहता है कि कब तक जो है चंद्रमा का स्थिति उस राशि में है। तो कुल समय निकालेंगे तो 23 जुलाई को 22 दंड 47 कला से लेकर के 25 जुलाई तक 54 दंड 8 कला तक है। पाचांक से हमने नोट कर लिया। अब कुल समय निकालेंगे तो 14 बजकर इतने मिनट 23 जुलाई निकल जाएगा, पीछे हमने निकाला हुआ है। और 25 जुलाई को निकालेंगे इस 54 दंड को कन्वर्ट करके, तो इसको 2.5 से भाग देंगे तो कन्वर्ट करके घंटा बनाएंगे, फिर कला में 2.5 से भाग देंगे तो ये मिनट बन जाएगा। तो यानी 25 जुलाई को इतने घंटे इतने मिनट तक सूर्योदय के पश्चात से जो है चंद्रमा जो है धनु में है। अब चूँकि ये 26.6 घंटा है, तो असल में रात में 24 घंटा जो रहेगा समय, उसके पश्चात अगला दिन चालू हो जाएगा, यानी 26 जुलाई लग जाएगी आपकी। तो 26 घंटा चूँकि 24 घंटा तक होता है, तो ये 2.6 घंटा अगले दिन में चला जाएगा, तो ये 26 जुलाई हो जाएगी। यानी 26 जुलाई को 2.6 घंटा 19.2 मिनट तक जाएगा ये। तो इस घंटा को जो 0.6 घंटा की इसको मिनट में इधर कर देंगे तो ये 2:55.2 मिनट हो जाएगा। यानी कि 26 जुलाई को इतना बजे तक जो है चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। इसके पश्चात मीन में, यानी अगली जो राशि रहेगी धनु के बाद, माफ़ करिएगा, मकर राशि में चली जाएगी। अब जो कुल समय है वो कुल समय निकाल लेंगे 26 जुलाई से लेके पीछे 23 जुलाई तो जिस समय चंद्रमा जो है धनु राशि में आया हुआ है, तो कुल समय निकलेगा 60 घंटा इतना मिनट, या इसको फिर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3633.4 मिनट कुल आ जाएगा। यानी कि धनु राशि में कुल व्यतीत समय जो चंद्रमा का है वो इतने मिनट है। इसके पश्चात वो मकर राशि में जाएगी। यहाँ पाँचांक में हमने जो आपको दिखाया था कि धनु राशि में 22:47 तक है 23 को, और 24 को पूरा दिन धनु राशि में है। फिर यहाँ 25 जुलाई को जो है मकर राशि में जाएंगे, धनु के बाद मकर राशि होती है। यहाँ हमने गलती से मीन बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी। तो ये मकर राशि में चले जाएंगे 25 जुलाई को। लेकिन एक्चुअल में जब 54 दंड को हम कैलकुलेट करेंगे घंटे में, तो ये रात में 26 बज जाएगा, तो उसको अगला दिन माना जाएगा, यानी 26 जुलाई का दिन प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि इसमें सूर्योदय के पश्चात अगला दिन माना जाता है, जो हिंदी पाँचांक हमारा है, तो उसके अनुसार सूर्योदय के पश्चात का समय लिया जाता है अगले दिन के लिए। लेकिन चूँकि हम ज़्यादातर गणनाएँ आजकल जो है व्यवहारिक रूप से जो अंग्रेजी दिनांक है उसके अनुसार करते हैं, तो उसमें 12 बजे तक जो है ये डेट रहती है, फिर नेक्स्ट डेट प्रारंभ हो जाती है। अब कुल समय इतना हो गया। धनु राशि में चंद्रमा का व्यतीत समय, यानी जातक का जब जन्म हुआ है जिस समय, उस समय तक धनु राशि में कितना समय व्यतीत हुआ इसको निकाल लेंगे। तो 2 घंटा 55.2 मिनट आएगा। पीछे हमने जो निकाला है, क्योंकि जब मूल नक्षत्र लगेगा उसी समय धनु राशि भी लगेगी, तो दोनों का समय व्यतीत समान होगा, तो 2 घंटा 55.2 मिनट होगा। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो इतना मिनट आएगा। अब चंद्र स्फुट की डिग्री निकालने के लिए इसको कैसे करेंगे। कुल डिग्री जो होती है 30 डिग्री होती है किसी भी ग्रह की, एक राशि में जो चलते हैं। तो चंद्रमा जो धनु राशि में कितना चलेगा, जितना भी समय चलेगा वो कुल 30 डिग्री के बराबर होगा। अब जितना भाग चला है उतनी डिग्री
चला है ऐसा निकाला जाएगा। तो 175.2 और इसको 3633 यानी कुल जो मिनट है और उससे गुणा 30 कर देंगे तो 1.44657 ये डिग्री आ जाएगी, यानी 1.45 डिग्री लगभग आएगी। यानी कि चंद्रमा की डिग्री इतना है, चंद्रमा जो धनु राशि में इतनी डिग्री आगे बढ़ चुका है। तो इसको चंद्र स्फुट कहते हैं। इसको आप जो है दंड कला विकला में भी परिवर्तित कर सकते हैं उसके फार्मूले के अनुसार। तो हालांकि जो व्यवहारिक होती है वो डिग्री के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम इसको डिग्री में ही रहने देते हैं। तो इस तरह ये आप चंद्र स्फुट निकाल लेंगे। तो ये चंद्रमा की डिग्री हो गई। अब आगे जो है हम, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य स्पष्ट और इष्ट दंड निकाल करके लग्न का कैसे निर्धारण करेंगे, फिर लग्न कुंडली जो बनाते हैं उसको कैसे बनाएंगे और उसमें सभी ग्रहों का स्पष्ट कैसे निकालेंगे, उसका स्फुट कैसे निकालेंगे, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और 24 घंटे के अंदर दूसरी भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए इसको आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें। 1-2 जातक की जो है उदाहरण के तौर पर आप कुंडली बना सकते हैं, तो आपका थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, जो चंद्र स्फुट हमने निकाला उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उसको हम सुधार कर देते हैं। असल में जो 54 दंड और 8 कला है, तो इसको जब हम घंटा और मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 8 कला को जब 2.5 से भाग देंगे तो 3.2 मिनट आएगा। गलती से यहाँ हमने कैलकुलेटर से गुणा कर दिया था, तो ये 3.2 मिनट होगा। इसके अनुसार जो है ये 2.6 बजकर 3.2 मिनट अर्थात 2:39.2 मिनट तक यह जो है 26 जुलाई तक यह नक्षत्र रहेगा। और कुल समय जो निकालेंगे वो 60 घंटा 17.4 मिनट का हो जाएगा, कम हो के थोड़ा सा 16 मिनट कम हो रहा समय। और कुल जो समय होगा 3617.4 मिनट हो रहा है। हालांकि जब हम चंद्र स्फुट निकालेंगे तो 3617.4 के हिसाब से जब निकालेंगे तो डिग्री में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये दशमलव के अगर 2 अंक के पश्चात देखते हैं तो अंतर हो रहा है, यानी 1.44657 डिग्री और इसके अनुसार 1.4529 डिग्री। तो डिग्री वही रहेगी, 1.45 ही डिग्री है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बारीकी से होना अति आवश्यक है, इसलिए हमने सुधार कार्य किया है। तो आप भी जब भी कैलकुलेशन करें तो बहुत ही शांत तरीके से और एक एक मिनट को कैलकुलेट करते हुए ही करें, जिससे जो है अधिकतम जितनी शुद्धता हो सके उतना अच्छा होगा। धन्यवाद।